Okay. Question number 3, right? So an unknown gas occupies this. How many molecules are there in the gas? Okay. So for that we have to apply PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. देखो, how many moles are there in one atom? First का आंसर आ गया था सबका. First. I didn't know. अच्छा first नहीं आया था. How many moles are there in one atom? तो ये number of moles is equal to, okay, number of moles. Okay, आंसर अभी मत करो ना. जब जब किसी का आंसर आता है उससे मैं ये लिख नहीं पाता मैं. It is given number by Avogadro number. So it will be 1 by Na. ये आंसर होगा. सेकंड तो हो गया होगा. सेकंड भी नहीं हुआ. ओके, आई विल चेक. सी, तो सेकंड में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो it will be number of moles by mass by molar mass. तो मास पहले का है 315 by molar mass मैग्नीशियम नाइट्रेट 24 1 1 plus 12 plus 48 का ट्वाइस 146 है क्या? ओके. नेक्स्ट थर्ड का. थर्ड नहीं आया था, कुछ लोगों ने बोला, राइट? So if we see question number, हाँ बोलो क्या डाउट है? अच्छा, ये समझ में नहीं आया. सेकंड का मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए 3 फॉर्मूले था अपने पास. कौन कौन सा था? देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अपने पास 3 था. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of moles is equal to given number by Avogadro number, given mass by molar mass, given volume by 22.4 liter at STP. तो तुम्हारे पास ये 3 में से कोई एक डेटा होगा मोल्स कैलकुलेट करने के लिए. तो फर्स्ट में एक नंबर था. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? 1 एटम. तो एक नंबर है, तो गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर. सेकंड में क्या डेटा है तुम्हारे पास? मास है. मास है तो डिवाइडेड बाय मोलार मास. MgHCO3 का मोलर मास कितना होगा? उतना ही होगा ना. उसका बी पार्ट भी था ना. उसका बी पार्ट क्या होगा? 2 के बी पे चले जाओ तो वो होगा गिवन मास बाय मोलर मास. तो 3.6 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास 17. ये होगा. अभी क्लियर हुआ नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन? क्वेश्चन नंबर थर्ड. पीवी इक्वल टू एनआरटी. प्रेशर कितना है? मैंने बताया था एटीएम में कन्वर्ट करोगे. 616 बाई 760 से एटीएम में आ जाएगा वो. वॉल्यूम किस में लेना था? लीटर में. वॉल्यूम कितना होगा? 322 बाई 1000. तो ये लीटर में हो गया. और एन का वैल्यू क्या होगा? गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर. यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है ना. इनटू आर का वैल्यू है 0.082.
into temperature will be given in Kelvin. हाँ 273 plus 29, 273 plus 29 मतलब कि 273 plus 29, हाँ 0.0821 ही है वो चलेगा 0.0821 लो या 0.08 ले लो, उतना तक चलता है वो, अप्रोक्सीमेटली कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लोज टू जो भी आंसर आ जाए वो बस वो ले लेना। आर का वैल्यू पिछली बार बताया था ना शायद, आर का वैल्यू 0.082 होता है। हाँ ये मैंने एक बताया था, आइडियल गैस लॉ है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां प्रेशर किस में होता था, एटीएम में, तो 1 एटीएम 760 mm ऑफ एचजी होता है, तो 6 mm ऑफ एचजी मतलब डिवाइडेड बाई 760। मोल कंसेप्ट के सारे नोट्स मैं शेयर कर दूंगा एक बार फिर से, पीडीएफ बना के उसको शेयर कर देता हूँ। तो 616 बाई 760 तो वो एटीएम में आ गया, इनटू वॉल्यूम कितना लेना था, लीटर में चाहिए, तो 322 बाई 1000, यही होगा ना, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई एन ए, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, वो नंबर ऑफ मोल्स हो गया। आर का वैल्यू एक फिक्स है, गैस कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 0.0821, और टेम्परेचर केल्विन में 1 एटीएम कितना है, पिछले बार नोट्स में शायद था कि 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm या 776 सेंटीमीटर। मैंने बोला था कि ये डिटेल तो बाद में आएगा, बस अभी इतना याद रखो कि 760 mm या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। ये क्लियर हुआ? सोच लो, 1 एटीएम 760 mm, तो 616 mm कितना हो गया, 616 by 760 ATM, वॉल्यूम 322 ml by 1000, तो उतना लीटर में हुआ। अब बताओ क्या डाउट है इसमें? हाँ बताओ किसको डाउट है, क्या डाउट है? एन बाई एन ए क्यों किया? क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स है, पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्लियर होना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है। ओके इसको नेक्स्ट में देखते हैं। इफ यू राइट पीवी इक्वल टू एनआरटी, आर का वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन ऐसे होता है। जब तुम ये लोगे तो प्रेशर किस में लेना पड़ेगा, प्रेशर विल बी इन एटीएम, वॉल्यूम विल बी इन लीटर, n is number of moles, t is temperature in Kelvin। ये याद आया क्या हुआ, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, n क्या है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का तीन फॉर्मूला है, गिवन नंबर ऑफ आइटम्स या मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम बाय 22.4, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, n क्या है नंबर ऑफ मोल्स ही तो है। हाँ सोच लो, क्लियर हुआ अभी? वैसे तुम लोगों ने सही बोला कि सबका सॉल्यूशन बनाकर सेंड कर दूं तो बेटर रहेगा। हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने लिखा गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए था, बाय एवोगाड्रो से डिवाइड किया। यस नाउ सबका यस है। ओके तो वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में डाउट है?
अच्छा हो गया, नो डाउट, गुड, ठीक है। So how to write? Mass will be number of moles into molar mass. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? 1 मिलीमोल कितना है? 10⁻³ मोल्स। 1 मोल मतलब 10⁻³ मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना हो गया? 10⁻³ इनटू मोलर मास हो गया 32 + 32 64 इतना ग्राम। ओके, फिफ्थ मैंने एक और फॉर्मूला दिया था, मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, वो कितना था? मोलर मास बाई एवोगाड्रो नंबर। मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, मास ऑफ वन एटम विल बी, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है 6 पहले कर लेते। 2.107 into 10⁻22 will be molar mass by Na। क्लियर? तो इससे में आ जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, नहीं अप्रोक्सीमेटली चल जाएगा। आईटी में कोई भी बाद में देखोगे तुम, कोई भी कैलकुलेशन कराता नहीं है, एम का वैल्यू दिस इनटू एन वगैरह दिया रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लो। एम का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो से कर लो तो मोलर मास आ जाएगा ना, एटॉमिक मास आ जाएगा। ओके, एटॉमिक मास तुम्हारा एमयू में आ जाएगा। ऑप्शन सर, इसका मैंने आंसर भेजा था। इसका आंसर कितना होगा? ये मैंने भेजा था ना सबका। आंसर नहीं भेजा है? ओके, मैं देखता हूँ आंसर नहीं भेजा था। 2.1, हाँ आंसर भेजा हुआ है। हाँ पीडीएफ के लास्ट पेज पे आंसर है, राइट। 107 इंटू 6 इंटू 10⁻23 ये आंसर होगा। इंटू 10⁻22 भी था ना, तो अप्रोक्सीमेटली 60 इंटू 2 120 के आसपास कुछ होगा। उतना नहीं चाहिए तुम्हें, कंसेप्ट चाहिए आईआईटी के लिए। हाँ 120 125 जो भी आ गया उसने पे तुम्हें ऑप्शंस दिख जाएंगे, आंसर कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, we go for the fifth में क्या है? कैलकुलेट द वेट ऑफ इतने मॉलिक्यूल। तो मास इक्वल टू, मास चाहिए तो मास का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल्स मालूम चल गया इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक डेटा है अपने पास, क्या डेटा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू मोलर मास। गिवन नंबर इक्वल टू 3.491 इंटू 10⁻19 बाई Na इंटू 71। क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 71 ग्राम। फिफ्थ क्लियर हो गया। इसी सब क्वेश्चंस को इतने बार रिवाइज करो, इतने बार सॉल्व करो कि सब मेथड सब क्वेश्चंस लर्न हो जाए। जितने बार सॉल्व करोगे पहले से इजी होते जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 7, मास दिया हुआ नंबर ऑफ एटम्स चाहिए।
तो मास से मोल आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ एटम्स का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, इनटू एवोगाड्रो नंबर। हाँ, number of moles will be, mass is given 2.57 into 10⁻⁻⁶ divided by, ये कौन सा है, हाइड्रोजन एटम, into Na। अब तुमने H2 ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने H2 ले लिया था 2.57 into 10⁻⁶/2, तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, into 2 तो ये नंबर ऑफ एटम्स बना, into Na। तो बात तो वही हुई ना। सेवंथ क्लियर सबको? ओके, तो सेवंथ का डाउट आ रहा है एक दो लोगों को। उसमें क्या है कि एक फॉर्मूला था कि नंबर, मास या वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू व्हाट। नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स तो वो तो आ ही जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए या तो नंबर, मास या वॉल्यूम दिया होगा। तो ध्यान से देखो तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, अच्छा हो गया व्हाइट बोर्ड। हाँ, अभी क्लियर है ना। हाँ, तो नंबर के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अच्छा क्लियर हो गया, ओके। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 करें, 8। क्या हो रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड टू बिलीव इतना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पीपल आर दिस। तो नंबर ऑफ मोल्स ये तो हो गया होगा, इज गिवन नंबर, नंबर दिया हुआ है तो बाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर दिया था, एवोगाड्रो से डिवाइड करना था, मास के लिए मोलर मास, वॉल्यूम के लिए 22.4। इट इज 4.2 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, अर्थ हो गया। और एक था, if you add one sulfur atom to each person, what will be the weight of the sample। weight निकालना है तो क्या फॉर्मूला था, mass is equal to number of moles into molar mass। so number of moles will be, वो तो कैलकुलेट हो गया, 4.2 into 10⁹ by 6.02 into 10⁻23 into molar mass। molar mass कितना लिखे हम लोग, सल्फर एटम है तो सल्फर का 32 होता है। एर्थ सोच लो, कोई डाउट है। नो, ठीक है, आज 11 तक ही करेंगे तो एर्थ के बाद 9th, मतलब क्लियर हो जा रहा है। हाउ मेनी मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ फास्फोरस आर देयर। मास दिया हुआ है, तो मास के लिए तुम्हें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बाई मोलर मास। मास कितना है, 92.93 बाई मोलर मास 31 इंटू 4। फास्फोरस का P4 होता है ना, फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4, तो 31 इंटू 4 मोल्स आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाए
तो it is number of moles into Avogadro number. तो number of moles तो आ गया 92.93 by 124 into Avogadro. उसके बाद जो पूछा हुआ है number of atoms, तो वो क्या करोगे, number of molecules जो आ गया into 4. 9th क्लियर हुआ सबको? यस यस यस, सबका आंसर यस है? हाँ बोलो, डाउट है किसी को, बोलो. कोई डाउट है किसी का? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स को डजन समझ लो. मैंने बोला कि जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल्स ही आएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंचेस दिए हुए तो बेंच का ही आएगा. जैसे डजन ऑफ मैंगोज दिया हुआ तो रियल नंबर ऑफ मैंगोज ही आएगा, उससे नंबर ऑफ बनानास नहीं आने वाला. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट इज नोन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स नोन है, तो उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा. जैसे डजन ऑफ बेंचेस दे दिया गया है, हाँ मास दिया हुआ तो उसमें P4 ही होगा ना, वो सबका तुम्हें मालूम होना चाहिए. डाई एटॉमिक गैसेस तो मालूम होंगे. इसके अलावा P4 एसेट इस फॉर्म में होता है. ये सब रियल फॉर्म सारे इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद मालूम चलेंगे कौन सा किस फॉर्म में रहता है. पर थोड़ा बहुत जो जब क्वेश्चन आ जाए तब मालूम हो जाए कि फास्फोरस P4 है, सल्फर एसेट है. ऑक्सीजन पूछे तो O2 लेना था. तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो. ये जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स, तो तुम ये लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर. ये देगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स. सिमिलरली तुम्हें ये रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल. ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो. ये दो फॉर्मूला समझो. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स. यस, एक इक्वेशन देता हूं. जैसे कि तुम्हें 10⁵ ऑक्सीजन एटम्स दिया, तो तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? जैसे डजन ऑफ मैंगोज, उसी तरह डजन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. कितना डजन ऑक्सीजन एटम है, उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एटम्स. तो वो कितना होगा? गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर. इसे लिखो 10⁵ बाय एवोगाड्रो. और वही पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होगा? 50,000 हो जाएगा ना, 50,000 बाई एन. विजिबल नहीं है? तो ये हो जाएगा 10⁵ बाई 2 बाई एन. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल हो जाए. ओजोन मॉलिक्यूल्स. तो ओजोन क्या होता है? ईच 3 एटम विल कंबाइन. तो ये नंबर ऑफ बाई 3 बाई एवोगाड्रो. ये क्लियर हुआ? जैसे 100 मैंगोज दिया हुआ है तो तुम्हें डजन ऑफ मैंगोज ही आएगा. कितने डजन मैंगो है? 100/12.
वो कुछ और नहीं बनेगा। उसी तरह नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होगा। क्लियर हो गया अभी? ओके, सबको क्लियर है? तो 10th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। (0.44 gram of colorless oxide of this, identify the compound। तो तुम्हें वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया हो, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करना होगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी कब अप्लाई करना? कोई 3 दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है। तो प्रेशर गिवन है कितना? 1520 mm, तो डिवाइडेड बाई 760, तभी किस में आता है? एटीएम में आ जाता है, इनटू वॉल्यूम लीटर में चाहिए। तो वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम इज 224, 224 बाई 1000, तो ये भी लीटर में आ गया तुम्हारा। इक्वल टू नंबर ऑफ एनआरटी, एन का वैल्यू, हाँ, मास बाई मोलर मास, मास कितना? 0.44 बाई मोलर मास, इनटू आर का वैल्यू 0.0821, इनटू टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, दिया हुआ है टेम्परेचर, हाँ 273 प्लस 273, 273 प्लस टी करते हो ना। एम का वैल्यू कितना है? किसी ने कैलकुलेट तो किया होगा? वैल्यू ऑफ एम कितना आ रहा है? 44, चिन्मय का है। ओके, सो एम इक्वल टू, हाँ अप्रोक्सीमेटली ही चाहिए, सो ये हो जाएगा 44। एम का वैल्यू 44 आ गया। हाँ, तब ये क्या पूछा हुआ है? दिस हाउ मच दिस, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होगा? नाइट्रोजन का तुम्हें कंपाउंड्स मालूम होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड NO, N2O, ऑक्साइड्स चाहिए, NO2, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, ये सब है। किसका मॉलिक्यूलर मास 44 होगा? तो तुम देखोगे तो ये N2O का ही मॉलिक्यूलर मास 44 आएगा, तो ये N2O है। हाउ मच इन ग्राम्स डज वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस वे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मैंने बताया था फॉर्मूला, मास ऑफ वन एटम, वन मॉलिक्यूल, वन आयन, उसके लिए क्या फॉर्मूला था? इक्वल टू मोलर मास बाई एवोगाड्रो ग्राम, तो ये ग्राम में आता था, 44 बाई Na ग्राम। क्लियर हुआ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल? सोच लो, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं, राइट? टेम्परेचर ऐड क्यों किया गया? हाँ, टेम्परेचर इन केल्विन चाहिए था। टेम्परेचर इन केल्विन कितना होता है? 273 प्लस टी, 273 प्लस मान लो 25 डिग्री है, तो 273 प्लस 25, 298 केल्विन। टेम्परेचर 100 डिग्री है तो 273 प्लस 100, 373, तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड भी कितना है? 273 ही है। हाँ, सोच लो। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट 11th। 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार आते रहा है। 200 milligram of CO2, 10⁻21 molecules are removed. How many moles are left? तो क्या था? क्वेश्चन क्या है? 200 मिलीग्राम CO2, इससे
इससे क्या क्या गया, कुछ बाहर कर दिया गया, 10⁻21 मॉलिक्यूल बाहर गया। तो नंबर ऑफ मोल्स जो बच गया वो कितना बच गया, ये है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का बचने का बात है। नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग कितना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स के रिमेनिंग का बात करें तो पहले कितना था, इनिशियल मोल्स बाई जो बाहर गया। तो इनिशियल मोल कितना है, मास गिवन है, मास बाई मोलर मास माइनस जो बाहर गया, नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ बाय 44। इतना मोल पहले था, माइनस जो बाहर गया वो गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर, 10⁻21 बाई एवोगाड्रो। रेस्ट इज कैलकुलेशन। ओके, तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन वाला पार्ट में तुम लोग को छोड़ रहा हूँ, कर लोगे। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना मॉलिक्यूल बच गया। पहले कितने मॉलिक्यूल थे, 200 इंटू 10⁻³ बाई 200 10⁻³ बाई कितना होगा, बाई 44 इंटू एवोगाड्रो इतना था, माइनस कितना बाहर गया, 10⁻21। अब इतना मॉलिक्यूल बच गया बाई एवोगाड्रो। पहले कितने मॉलिक्यूल थे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन ने, कितने मॉलिक्यूल बाहर गए, 10⁻21 पे, रिमेनिंग वहां पर है ना, बाई एवोगाड्रो। डिस्टेंस कैलकुलेशन वो करोगे। ये इसको थोड़ा ठीक से सोचना घर पे, तीनों मेथड, ताकि एकदम क्लियर हो जाए कंसेप्ट। इसके लिए रिमेनिंग मास बता दिया जाए तो बाई मोलर मास कर देंगे। तो पहले मास कितना था, 200 इंटू 10⁻³ माइनस अब जो बाहर गया 10⁻21 मॉलिक्यूल, उसका मास कितना होगा, 10⁻21 बाई एन ने नंबर ऑफ मोल्स इंटू 44। इतना ग्राम बाहर चला गया, इतना ग्राम बच गया बाई, तो इतना मास बचा हुआ है डिवाइडेड बाई मोलर मास, इतना मोल बचा हुआ है। 10⁻³ क्यों आएगा, 10⁻³ मिलीग्राम है इसलिए, 200 मिलीग्राम है ना, मिलीग्राम मतलब एक्चुअल ग्राम में चाहिए था ना। क्लियर हुआ। हाँ सुहम बोलो। मल्टीप्लाइड बाई 44 को, पहले तीन मेथड है, कौन सा मेथड की बात करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अच्छा थर्ड की बात करो मल्टीप्लाई। तो देखो फर्स्ट मेथड में मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स जो पहले था और जो नंबर ऑफ मोल्स बाहर गया सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो जो नंबर ऑफ मोल्स बच गया वही पूछा हुआ है ना। उसी तरह सेकंड में जाओगे तो मैंने क्या किया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बच गया बाई एवोगाड्रो। थर्ड में क्या किया, जो मास बच गया बाई एवोगाड्रो। तो थर्ड में मास कितना बच गया, जो मास पहले था माइनस जो मास बाहर गया। क्लियर हुआ। तो ये तीनों मेथड सही से समझना हो जाएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चंस डाउट बाद में करेंगे, आई थिंक इतने पे आ जाना चाहिए। देखो केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से डाउट थे, क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है। पहले 1 to 5 में बताओ, 1 to 5 में कोई डाउट है।
1. ओके देखो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ है ना। अच्छा ठीक है, अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि एक का मोल गिवन होगा, वो फाइंड कर लो, उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, एंड देन उससे अदर्स का मोल फाइंड करना है। तो पहले में किसका मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिलीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिलीन इज C2H2। तो ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। एसिटिलीन कई लोगों को फॉर्मूला बाद तक नहीं याद होता, जिसको मालूम होगा उसने किया होगा। मास बाई मोलर मास, मास कितना हो गया 75 बाई मोलर मास 26, ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब एक का मोल मालूम है, दूसरे का मोल बताना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करना होगा, CaC2 प्लस 2H2O, ये हो जाएगा CaOH ट्वाइस प्लस C2H2, यही होगा ना। इसका मोल दिया हुआ C2H2, बैलेंस ही है, ये बैलेंस है ना, CaOH ट्वाइस, ओके, C2H2 वहां बैलेंस है। तो ये 75 बाई 26 दिया हुआ। इससे किसका पूछा गया है, कैल्शियम कार्बाइड। तो इससे कैल्शियम कार्बाइड भी उतना ही होगा, 75 बाई 26, 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल, तो इतना आ गया 75 बाई 26 मोल है, इनटू मोलर मास। मोलर मास होगा, विजिबल नहीं हो रहा है क्या, विजिबल नहीं हुआ, नेटवर्क इशू है कुछ। अच्छा कैलकुलेशन कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा स्क्रीन से बाहर चला गया, ठीक है मैं रीड करता हूँ। मैंने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2, कोई एक डेटा तो होगा, किसी एक का नंबर ऑफ मोल्स जरूर दिया होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए तीन फॉर्मूला है, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। तो एसिटिलीन का मास दिया हुआ 75, तो बाई 26 मैंने किया, उसका मोलर मास था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिलीन है। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा, तो लिखो CaC2 प्लस 2H2O gives out CaOH twice plus C2H2, तो 1 मोल CaC2 तो 1 मोल C2H2। इक्वेशंस तुम्हें पूरे इनऑर्गेनिक में करीब 200 के आसपास इक्वेशन वो लर्न करने होंगे, बट अभी जहां पे जो इक्वेशन आया तुम्हें लर्न करते जाना है। बट ये सिंस स्टार्टिंग है तुम लोग का, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा कि इक्वेशन तुम्हें मालूम रहे। और स्टार्टिंग में मैंने 14-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें वो दिए हुए थे, वो भेजा था इसी चैप्टर में, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। तो उसमें दिया हुआ है 14-15 गुड, मतलब जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन वो लर्न कर लो। उससे होगा नहीं, इक्वेशन तो 200-300 लर्न करने, बट वो 15 इक्वेशन इंपॉर्टेंट वाले भेज दिए। हाँ बाकी तुम्हें गेस करना पड़ेगा। जैसे उसने बोला कि हाउ मच कैल्शियम कार्बाइड नीडेड, तो CaC2 बता दिया, टू प्रोड्यूस एसिटिलीन मतलब दूसरा प्रोडक्ट भी बता दिया C2H2, CaC2 से C2H2 है, बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब CaC2 में वाटर ऐड किया, तो तुम इक्वेशन लिखो CaC2 प्लस वाटर, तो क्या दिखेगा। अच्छा CaC2 प्लस वाटर, तो वो क्या बन जाएगा। अच्छा अभी इक्वेशन दिखने लगा, हाँ उस समय हो सकता है नेटवर्क इशू। CaC2 प्लस वाटर क्या बन गया, CaOH ट्वाइस प्लस C2H2, तीन तो उसने बता दिया, CaC2 प्लस वाटर ये बता दिया रिएक्टेड, प्रोडक्ट में C2H2 भी लिख दिया उसने। तो चौथा तो तुम फाइंड कर सकते हो कि ये दोनों मिला के क्या बनेगा, कैल्शियम बचा और OH बताता, CaOH ट्वाइस ही होगा। मतलब उतना वो दे देगा क्वेश्चन कि तुम गेस कर लो। हाँ बट ये नहीं कि इसके लिए पूरा इनऑर्गेनिक के 200 रिएक्शन लर्न करने लगा अभी वो लर्न नहीं करना है, क्वेश्चन से गेस करना। इनटू नहीं तो इनऑर्गेनिक में धीरे धीरे आएगा। इसका मोलर मास कर दे तो हो जाएगा ना, मास ही पूछा है ना, 75 बाई 26 मोल इंटू 64 ग्राम। ओके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ मोल्स
दिया हुआ किसका, O2 का कितना होगा, O2 का मोल्स के लिए गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर कितना दिया हुआ है 10:6 एटम, तो 10:6 बाई 2 इतना मॉलिक्यूल हो गया, एटम्स दिया था तो बाई मॉलिक्यूल क्या है, बाई एवोगाड्रो, तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया ना, पहला तो मोल कंसेप्ट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स क्लियर हो गया। अब नाउ राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या उसने बताया कि KClO3 से O2 लाना है, तो KClO3 से O2 आ गया तो बाकी क्या बच गया, KCl ही ना, 2KCl + 3O2, ये हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हीट करने पे यही होगा, KClO3 को हीट करके उसने बताया O2 आ गया था, दूसरा तो गेस कर लोगे कि KCl है। अब ऑक्सीजन का है, इससे किसका कैलकुलेट करना है, हाँ ऑक्सीजन एटम्स दिया है 10:6 एटम्स है, O2 कितना होगा, मतलब 10 लाख एटम है, तो वो 10 लाख से 5 लाख O2 एटम, O2 मॉलिक्यूल्स बनेगा ना, मतलब 10:6/2 मतलब 5 लाख बाय दिस, क्लियर हुआ। एक का मोल दिया हुआ है किसका, नहीं क्लियर हुआ, ओके। तो देखो इसमें क्या हो गया, तुम्हें इक्वेशन में जब लिखोगे तो KClO3 गिव्स आउट KCl + O2, तो तुम्हें O2 का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, O2 का नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर करना होगा। तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो हम लोग को O2 चाहिए। O2 कितना होगा, जितना ऑक्सीजन एटम है बाई 2 ना, जैसे तुम्हें 10 एटम दे दूं ऑक्सीजन के, मैं बोलूं कितना O2 मॉलिक्यूल मिलेगा, तो तुम क्या करोगे, ईच 2 एटम को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाओगे, तो तुम बोलोगे 5 ही मॉलिक्यूल मिला, तो 10 एटम तो 5 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ ना, तो 100 एटम्स ऑक्सीजन का दे दूं, मैं बोलूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना के लाओ, तो दो दो एटम करके पेयर करोगे तो 50 मॉलिक्यूल्स आएगा, यही हुआ ना। हाँ तो 10 लाख मॉलिक्यूल था, तो बाई 2 मतलब 55 लाख मॉलिक्यूल हो गया। हाँ बोलो क्या डाउट है। तो देखो मैंने गाइडलाइंस क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 10:6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया तो डायरेक्ट लिखो ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से चाहिए ना, तुम्हें O2 का मोल्स चाहिए, वही दे दिया है 10:6 मॉलिक्यूल से, तो 10:6/2 कर दो, और मान लो यहाँ ओजोन आता O3 आता, O3 के फॉर्म में कितना होता है 10:6/3, यदि यदि हाइपोथेटिकल वो भी बनाता है कि हाइपोथेटिकल मान लो O4 मॉलिक्यूल बन गया, तो हाइपोथेटिकल O4 मॉलिक्यूल बन गया तो उसका मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ O4 मॉलिक्यूल बन गया तो 10:6/4 कर देते तब। अभी सबको क्लियर हो गया कि O2 मॉलिक्यूल तुम्हारा 5 लाख है बाई एवोगाड्रो, तो पहला स्टेप अच्छे से याद करो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, फिर बैलेंस इक्वेशन लिखना, ये गाइडलाइंस अच्छे से याद कर लो, नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करो, देन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर एक का मोल दिया हुआ उससे दूसरे का मोल निकालो, वो निकल जाए तो मल्टीप्लाइड बाई जो भी पूछा, नंबर मास या वॉल्यूम, तो पूछा क्या, KClO3 का मास पूछा हुआ, इक्वेशन किसका दिया हुआ है, O2 का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का दिया हुआ है ना, हाँ तो O2 का मॉलिक्यूल जो हो गया कहाँ पर है ये, यहाँ, हाँ। हाँ या तो तुम्हें नंबर पूछा होगा या मास पूछा होगा या वॉल्यूम पूछेगा, यही तीन पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन देखना, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मास या वॉल्यूम, N M और V, इसी तीन का रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो जिसका भी पूछा गया, तुम्हें किसी एक का मोल मालूम है तो उससे दूसरे का मोल बता दोगे, एक बार दूसरे का मोल आ गया
किसी एक का भी मोल मालूम है तो इक्वेशन से दूसरे का मोल आ जाता है, और उसका मोल आ गया तो एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर आ जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो उसका मास आ जाएगा, 22.4 से मल्टीप्लाई करो गैस है तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना हो गया 10⁶ बाई 2 बाई Na। अब इससे हम लोग को किसको चाहिए KClO3। तो यही रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक का मोल मालूम है तो दूसरे का क्या होगा, तो जिसका पूछा गया उसका कोएफिशिएंट ऊपर, KClO3 का पूछा हुआ था कोएफिशिएंट इसका 2 है, बाई जिसके थ्रू कैलकुलेट कर रहे हो ऑक्सीजन के थ्रू, तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है 2/3 इनटू इसका नंबर ऑफ मोल्स 10⁶ बाई 2 Na। ये क्या हो जाएगा इसका इतना मोल्स आएगा। एक बार इसका मोल्स में आ गया तो इसका जो भी पूछा है, मान लो मोलर मास पूछा 2�3 बाई 10⁶ बाई ये कितना हो गया 2 Na इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना हो गया KClO3 का, पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5 प्लस ऑक्सीजन 48 ग्राम। गाइडलाइंस याद है तो सब होगा। गाइडलाइंस क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करो, उससे दूसरे का मोल कैलकुलेट करो, जिसका भी पूछा KClO3 का, एक बार उसका मोल आ जाए तो उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो या मास से या 22.4 से, रेस्पेक्टिव आ जाएगा तुम्हें जो चाहिए। हाँ ये सबको क्लियर हुआ अभी कैसे किया। ये रेशियो इंपॉर्टेंट था। रेशियो देखो, रेशियो कैसे करना था, ये जैसे कि 3 मॉलिक्यूल है, 3 से ये कितना आ रहा है 2 ना, तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स के लिए 2 मोल KClO3 चाहिए, तो 1 के लिए क्या चाहिए 2/3। तो यही रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लिखना 2/3। सो इतने मोल के लिए कितना चाहिए 10⁶/2 इंटू Na। यूनिटरी मेथड से हो जा रहा है ना? नहीं नहीं, फाइनल आंसर वगैरह नहीं चाहिए, IIT में बस उतने ही ऑप्शंस दे देंगे अलग अलग, वो ऑप्शंस दिखेंगे अपने तुम्हें बुकलेट में करते हुए। कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट की मतलब ऐसे करना था, एक का मोल मालूम है उससे दूसरे का मोल निकालना है इनटू दैट। ओके, सो वी गो फॉर क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? सो वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। न्यू स्लाइड कर, क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीजन, मतलब HCl प्लस O2। स्टोइकियोमेट्री यही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टोइकियोमेट्री हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करने आ रहा है कि नहीं तुम्हें। HCl acid on oxidation with O2 gas gives water and chlorine, यही है ना? How many liters of chlorine at STP will be obtained starting with 36.4 gram of HCl। तो इक्वेशन खुद दिया हुआ, इक्वेशन क्या दिया हुआ कि HCl इससे क्या किया गया, HCl plus O2 with oxygen gives water and chlorine, मतलब water H2O plus chlorine plus Cl2। अब इसको बैलेंस करना है तुम्हें, 2HCl कर दे तो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2HCl, तो H2O तो हो गया, नहीं 4HCl करना पड़ेगा इसको सब्सट्रैक्ट करना। तो ये हो जाएगा 4HCl, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2H2O प्लस ये क्या होगा 2Cl2। अभी बैलेंस है क्या, 2 क्लोरीन हो गया, मतलब 4 क्लोरीन और 2H2 हो गया। हाँ अभी बैलेंस है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट करें हम लोग, अब किसी एक का तो मोल गिवन होगा, किसका है 36.45 ग्राम ऑफ HCl। HCl 36.45 बाई HCl का मोलर मास 36.45 मोल हो जाएगा, है ना? उसका मोलर मास भी इतना ही होता है 36.45। इसका एक मोल दिया हुआ, इससे दूसरे का मोल निकालना है। किसके बारे में पूछा हुआ है, देखो किसके बारे में पूछा हुआ है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ क्लोरीन एट STP, क्लोरीन का पूछा हुआ है।
इससे जब क्लोरीन पे जाओगे तो क्लोरीन कितना होगा, इक्वेशन देखो 4 मोल से 2 मोल बनता है, तो क्लोरीन का जो मोल हो जाएगा कितना होगा, रेशियो क्या हो गया 2/HCl के थ्रू 4, यही इंपॉर्टेंट है 2/4 लिखना। जिसका मोल पूछा उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिसके थ्रू पूछा वो कोएफिशिएंट नीचे। ये सही से समझ में आ गया तो कोई भी इक्वेशन होगा 2/4 इनटू ये कितना होगा 36.45/36.45, वही 1 मोल, इतना मोल। एक बार इसका मोल आ जाता है तुम इसका नंबर, मास या वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो पूछा क्या, वो देखो वॉल्यूम पूछा है एट एसटीपी, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, मतलब तुम इससे क्या निकाल सकते हो, नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, या नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, या नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया मास। तो अभी देखोगे तो ये क्या पूछा हुआ, वॉल्यूम एट एसटीपी, तो एसटीपी पे वॉल्यूम कितना हो गया 2/4 इंटू 1 इंटू 22.4 लीटर। हाँ मोलर मास एग्जैक्टली उतना ही होता है 0.45, तो 35.5 लेते हैं हम लोग। नीचे दिया हुआ है क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.45। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चले हम लोग। A certain sample of KClO3 gives a certain sample of KClO3 when decomposed yield what 637 ml of O2 gas at 273 Kelvin and 1 atm. Find the weight of KCl produced. तो किसी एक का तो मोल दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 चाहिए 1 atm and 273 Kelvin, मतलब वॉल्यूम एट एसटीपी दिया है, V at STP, STP है ना, तो वॉल्यूम एट एसटीपी विल बी कितना है 6, 637 ml। ये बोर्ड पे मैं कहाँ लिख रहा हूँ कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए हर जगह इधर उधर करना पड़ता है। इतना लीटर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम एट एसटीपी है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, एक डेटा तो होगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो ये आ जाएगा गिवन वॉल्यूम 637 इंटू 10⁻³ बाई 22400, नहीं 00 नहीं होगा ना, 224, इसका मोल आ गया। अब इससे किसी का और का पूछा होगा, तो अब केमिकल इक्वेशन चाहिए। केमिकल इक्वेशन कौन सा, KClO3 डिकम्पोजेज इतना दिस, तो KCl प्रोड्यूस क्या होगा, तो ये क्या होगा 2KClO3, 22.4 है राइट। हाँ 22.4, एक बार ये आ जाए तो फिर इक्वेशन कौन सा होगा, 2KClO3 gives out 2KCl plus 3O2। तो हम लोग के पास मोल किसका दिया हुआ, ऑक्सीजन का दिया हुआ है, और उससे KCl का निकालना है। स्लाइड पे लेते हैं, तो ये होगा 2KClO3 gives out 2KCl plus 3O2। जब दूसरी बार सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करना। अभी तो जितने स्टेप्स चाहिए लिख लो, बाद में आईआईटी के लिए स्टेप्स नहीं चाहिए, जितने शॉर्ट में सॉल्व कर लो उतना अच्छा। पीवी इक्वल टू एनआरटी, कोई और प्रेशर कोई और टेम्परेचर दे तो नंबर ऑफ मोल्स ले आओ, या तो डायरेक्ट एसटीपी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी आ जाता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी भी यूज करोगे तो उतना ही नंबर ऑफ मोल्स आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हाँ नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था ऑक्सीजन का,
तो तुम उसको पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करो या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो, एसटीपी पे है तो दोनों से सेम आएगा नंबर ऑफ मोल्स। O2 का मोल मालूम हम लोग को कितना है, O2 637 इंटू 10⁻³ बाई 22.4 मोल। इससे KCl चाहिए था, तो KCl कितना होगा 2/3 इंटू 637 इंटू 10⁻³ बाई 22.4 मोल हो गया। इंटू क्या चाहिए इसका, मोलर मास, मास चाहिए था ना, तो मास के लिए 39 प्लस 35.5 कितना ग्राम होगा। क्लियर हुआ? अब ये किसके साथ आनी स्टार्ट हो रही है? ओके, सो नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। एक और कर देता हूँ, पांचवा कर देता हूँ, अब तुम लोग अटेम्प्ट कर पाओगे सही से। कैलकुलेट द वेट ऑफ CO प्रोड्यूस बाय 200 ग्राम 1 ATM में कितना पास्कल होता है। अच्छा, ये देखो 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, या इसको लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या फिर इसको लिख देते हो 101,325 पास्कल। 1 बार भी वही है, बट इसमें क्या होता है डायरेक्ट 10⁵ पास्कल हो जाता है। ये तो हो जाएगा, एक और आ जाता है, ये 760 टॉर भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी करें। ओके, हाँ तो फिफ्थ में क्या होगा, ये याद रखना जितने क्वेश्चन तुम लोग से पहली बार में सॉल्व हो गए वो सब वेस्ट क्वेश्चन है, वो सब आईआईटी में कभी नहीं आएंगे। जो स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा सॉल्व कर दे वो क्वेश्चन देगा तब तो सब के सब पूरे सॉल्व आएंगे। आईआईटी रिजेक्शन प्रोसेस होता है, या कोई भी एग्जामिनेशन, उसको लोगों को रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करना मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिसमें लोग रॉन्ग करें, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि किसको लिया जाए। सारे क्वेश्चन ऐसे हो जो आराम से हो जाए तो मतलब ही नहीं है। तो तुमसे पहली बार में जितने क्वेश्चन हो गए वो सब वेस्ट क्वेश्चन है, जो नहीं हुए वही सब इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है तुम्हें। जो जो नहीं हो रहा है ना उसी को बार बार रिवाइज करना। तो याद रखना कि जो पहली बार में हो गया उसका कोई मतलब नहीं है, या दूसरी बार में भी हो गया कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारा कंसेप्ट, ये बुक तुम्हें कम से कम 10 बार सॉल्व करना जो मैंने दिया है, 10 टाइम्स सॉल्विंग में तुम्हारा एकदम इतना होगा कोई भी न्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे या अटेम्प्ट कर पाओगे उस पर। तो पहले दूसरे बार में या तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे, वो बिल्कुल कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है ना, किसी से एक बार में किसी से पहले क्वेश्चन सॉल्व हुआ या किसी ने आप समझ लिया अगले बार सॉल्व कर ले, बात एक ही होगी। तो ये ध्यान रखना कि जो जो नहीं हो रहे वही इंपॉर्टेंट है, उसका डाउट क्लियर करके लो। जो हो गया सब वेस्ट क्वेश्चन। रेफरेंस के लिए तुम्हें बुक चाहिए तो ले सकते हो, और वैसे उसका PDF भी मिल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए RC मुखर्जी है, बता रहा हूँ, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, अभी लिख दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री का है, एक मिनट मुझे लिखने दो। एक हो गया और वहाँ पे जा रहा है। हाँ, न्यू बॉडी कर देता हूँ। देखो RCM, ये PDF तुम्हें मिल जाएगा। ये केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। थियरी भी चाहिए, वो भी चाहिए। एक बुक आती है तुम्हें, सिंगेश पब्लिकेशन,
से अभी तो जो जो तुम पढ़ोगे वो बुक है फिजिकल केमिस्ट्री। ये सब रेफरेंस के लिए है। और आरसीएम की जगह तुम ये भी लिख सकते हो, ये पहला आरसीएम, दूसरा सिंगल, तीसरा पी बहादुर के भी बुक ले लो तो भी अच्छी है। इसमें इजी प्लस टफ दोनों है, और आरसीएम में ओनली टफ है। और चौथा में जो होगा नरेंद्र अवस्थी। तो सबका पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन। नरेंद्र अवस्थी ये सबसे अच्छी बुक होगी अपनी, ये वेरी टफ बुक, टफ टू सॉल्व। सिंगेज पब्लिकेशन की फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो होगा ना, सिंगल सिंगल में लोगे, इसमें थियरी बहुत अच्छे से गिवन है, थियरी प्लस न्यूमेरिकल। तो थियरी एक बार पढ़नी चाहिए, तो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, इससे थियरी मिल जाएगी, क्वेश्चन में मिल जाएगी। तो तुम सेकंड एंड फोर ले सकते हो या ऑनलाइन पढ़ सकते हो। वैसे किसी भी बुकलेट की जरूरत नहीं है। मस्ट क्या है अपने लिए? मस्ट है बुकलेट सॉल्व करना, इसमें सबके क्वेश्चन है बुकलेट में। ओपी टंडन, पी बहादुर, सबकी एक ही बात है। बुकलेट है और ये फोर्थ नंबर, ये दो मैं बोलता हूँ कि ये दोनों जरूर रखो। सबसे पहला काम होगा बुकलेट सॉल्व करना, उसके बाद कोई बुक देखना। या फिर मान लो बुकलेट सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो किसी बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व कर लो, सब में सॉल्व्ड एग्जांपल होंगे, वो सॉल्व कर लो, फिर देखो। आरसीएम, पी बहादुर और ओपी टंडन सब एक लेवल की बुक है सब। एक और बुक आती है, ऐसे कई बुक्स है सब। ओके, वी गो फॉर द न्यू व्हाइट बोर्ड एंड डीसी पांडे फिजिक्स की बुक है। बुक्स इज नॉट प्रेफरेबल, बुक्स हम लोग प्रेफर नहीं करते कि तुम लोग, बुकलेट में सब कुछ गिवन है, बुकलेट से करो। बुक्स में कोई एक टीचर का कंसेप्ट आता है, बुकलेट में वही सारे टीचर एलएन में है, तो उन्होंने मिला के एक बहुत अच्छी बुक लिख दी है। ओके, फिर भी तुम्हें चाहिए तो एक सिंगल्स पब्लिकेशन वाली बुक ले लो, और यदि टॉप रैंक चाहिए तो अवस्थी की बुक ले लो। ठीक है, मैं भेजता हूँ उसे। बुकलेट का पीडीएफ भेजा है मैंने, बुकलेट का पीडीएफ भेजा था मैंने। और जब सेशन से स्टार्ट हो गया था तो मैं फिजिकल फॉर्म में मिल जाएंगे प्रिंटेड। हाँ, इसे रीसेंड कर दूंगा मैं। वैसे तो ऑनलाइन मटेरियल्स बहुत मिल जाते हैं, तुम देखोगे तो सारे बुक्स कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, डाउनलोड हो जाएंगे। बुकलेट का पीडीएफ भेजता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ सीएओ दैट कैन बी प्रिपेयर्ड। फ्रॉम द लाइमस्टोन विच इज 95% प्योर, मतलब CaCO3 है, 95% प्योर है, तो 200 किलोग्राम का 95% CaCO3 है, बाकी सब सैंड, सिलिका जो भी हो इम्प्योरिटी है। कितना किलोग्राम है? तो 200 का 95% 190 किलोग्राम हो गया। तो CaCO3 190 किलोग्राम हो गया, तो उससे क्या होगा? CaCO3 गिव्स आउट
CaO प्लस CO2, ये 190 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया बाई 100, इतना मोल हो गया। इससे हम लोग का किसी का फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है? CaO। तो CaO का भी उतना ही आ जाएगा 190.00 मोल। किसका होगा ये? CaO का भी उतना ही मोल होगा। इसका मास कितना आ जाएगा? 1900 इंटू मोलर मास। कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम। MCO2 पूछता तो इसका भी मोल कितना आता? 1 मोल है तो सबका 1 मोल ही आ रहा है, 1:1 रेशियो है ना, 1900 मोल इंटू व्हाट 44 ग्राम, ये रहेगा ना 1900 मोल इंटू 44 ग्राम। ओके, फिफ्थ हो गया, एक और कर ले, 6 कर लेते हैं। प्रोपेन दिया हुआ है C3H8 प्लस X प्लस Y/4 मतलब 5O2 गिव्स आउट X CO2 मतलब 3CO2 प्लस Y/2 मतलब 8/2 4H2O, ये दिया हुआ। प्लस 4H2O, यही है ना। अब किसी एक का मोल दिया हुआ है 2 प्रोपेन दिया हुआ है 2.2 ग्राम, तो 2.2 बाई मास बाई मोलर मास, इतना मोल हो गया। इससे किसका मोल पूछा हुआ है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का कितना होगा? 5 बाई इसका कोएफिशिएंट 1 इंटू 2.2 बाई 44 मोल, इतना होगा। और ये क्या पूछा? वॉल्यूम एट एसटीपी इंटू 22.4 लीटर। ऐसे एक स्टेप में करना आना चाहिए। किया क्या मैंने? इसका मोल ले लिया, जिसका मोल है किसी एक का तो मोल दिया हुआ, C3H8 का मोल दिया हुआ, इससे O2 का मोल निकाल लिया इंटू 22.4। ये क्लियर हुआ 6 सबको? हाँ बताओ क्या डाउट है? क्लियर है? अब 5/1 कैसे आ गया? यही मैंने बताया कि इसी पे सब कुछ है। एक का मोल दिया था, दूसरे का मोल कैसे निकालना है? तो जैसे मैंने दे दिया कि 2A प्लस, मैंने दिया कि 2A प्लस 3B गिव्स आउट 4C। ए का मोल दे दिया 5 मोल, तो बी का मोल कितना हो गया? यही सब कुछ है। तो जिसका मोल निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर बाई इसका 2 इंटू 5। बी का कोएफिशिएंट 3 है, 3 लिखो। ए के थ्रू निकालना है, ए का 2 है इंटू 5, ये मेन पार्ट है पूरे केमिकल इक्वेशन का। सी का कितना होगा? 4, उसका कोएफिशिएंट 4 है, बाई किसके थ्रू निकालना है? ए के थ्रू। ए का कोएफिशिएंट 2 है इंटू 5। क्लियर हुआ? जैसे 3A प्लस 4C गिव्स आउट 5D, इसका मान लो 7 मोल चाहिए। ए कितना लोगे, सी कितना लोगे, यही पिछले बार बताया था मैंने। तो क्या होगा? ए का मोल होगा 3, कोएफिशिएंट 3 है, बाई किसके थ्रू चाहिए? डी, बाई 5 इंटू 7। सी का कितना होगा? कोएफिशिएंट 4 है, बाई डी का 5 इंटू 7। तो कंसेप्ट क्या है? 5 मोल्स डी के लिए क्या चाहिए? 3 मोल से प्लस 4 मोल्स ऑफ सी। सो रुको, ये क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। 1 मोल के लिए 3/5 मोल ऑफ ए प्लस ए कितना होगा? 4/5 मोल ऑफ सी। सो अब जितना भी दिया है 7 मोल डी के लिए 3/5 इंटू 7, 4/5 इंटू 7।
और रेशियो यूज करते हो तो वो यूज कर लो 3/x, तो 5/7। दूसरा रेशियो होगा 4/y इक्वल टू 5/7। तो ये मेन पार्ट है जो फिर से लिख दिया मैंने, शायद नहीं समझ में आया रेशियो लेना कैसा। या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, 7 into 3 या 7 into 3/5, 7 into 4/5, 7 into 4/5। ये जब लर्न होगा तभी कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा कि कैसे करना है। तो मैं सबसे इजी लर्न करने का बताता हूँ, जिसका मोल चाहिए उसका कोएफिशिएंट ऊपर लिखो, भाई जिसके थ्रू चाहिए उसका कोएफिशिएंट नीचे लिखो, एंड तब कैलकुलेट करो। क्लियर हुआ अभी? तो C3H8 में भी क्या था, O2 का कोएफिशिएंट 5 था, तो उसका कोएफिशिएंट 5 बाई किसके थ्रू, C3H8, उसका कोएफिशिएंट 1, तो 5/1 होगा ना। हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। और उसने बोला कि CaCO3 कितना है, तो मैं 200 किलोग्राम दिया गया, और जिसमें लाइमस्टोन 95% ही प्योर था, बाकी सब सैंड, सिलिका, डस्ट, कुछ कुछ उल्टा पुल्टा, मतलब इम्प्योरिटीज है। एक्चुअली CaCO3 कितना दे दिया गया, 200 किलोग्राम का 95%, मतलब 190 किलोग्राम, 190 किलोग्राम CaCO3 है, रेस्ट सब इम्प्योरिटी है, तो वो नहीं चाहिए ना। अब जैसे तुम्हें 100 kg राइस खरीद कर ले आओ, मालूम चला 95% प्योर है, बाकी सब इम्प्योरिटी है। एक्चुअल राइस था तुम्हें 100 kg का 95%, 95 kg मिला, बाकी 5 kg कुछ उसकी इम्प्योरिटी है। क्लियर? आई थिंक अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अभी हो जाएंगे ना। किसी ने 20 तक किया है क्या, 20 या मोर देन 20? 15 तक किया था, जो मैंने बोला उतना ही है ना। ओके 17 भी, ओके। मोल कंसेप्ट 27 तक, ठीक है। ओके, लिमिटिंग रेजेंट वाले क्वेश्चंस देखो, वो बिल्कुल से लिमिटिंग रेजेंट थोड़ा टफ जाता है, ठीक है। हाँ इतना तक अटेम्प्ट हुआ ना, तो फिर हम लोग आगे करेंगे, अभी तो बताया तो फिर से समझ में आएगा। जब समझ में आ जाए तुम्हें, 5 बार में 10 बार में सॉल्व करने में, बस एक बार समझ में आ जाए तुम्हारा काम हो गया। पहली बार में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मैटर नहीं है। पहली बार में यदि तुम 20% क्वेश्चन भी बना रहे हो तो खुश हो जाओ, 20%, 25% बहुत हो गया। दूसरी बार में जब रिपीट करोगे तो हो सकता है 30-40% सॉल्व हो जाए। तीसरी बार 60%। तुम्हें 9-10 बार बुक सॉल्व करना, करते करते 90-95% सॉल्व होने लगेगा। 100% कभी नहीं होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन रॉन्ग होते रहेगा। ओके, सो देखो, वी गो फॉर द लिमिटिंग रेजेंट का एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं क्या। लिमिटिंग रेजेंट वैसे बताया था, एक बार क्विक रिवाइज कर ले। लिमिटिंग रिएजेंट, अभी मैसेज मत करो।
लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट सिंपल, मैंने एक कंसेप्ट दिया था कि तुम्हें बोला कि 1 ग्लास वाटर ले लो एंड 2 टीस्पून शुगर लो और इसको सर्व करो, 1 सिरप बनाओ, 1 ग्लास सिरप। तुम्हें 10 ग्लास वाटर दिया था मैंने और शुगर जो हो गया था कितना था, 16 टीस्पून था। तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट था, विजिबल नहीं होगा सही से, शुगर था। याद आ गया कैसे, ये 10 लिया तुमने और ये जो शुगर था वो कितना था, 16 टीस्पून था। एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट कितना बार होगा, ये 10/1 टाइम्स यूज कर सकते हो। ये 16/2 ये 8 टाइम्स ही यूज होगा, 8 टाइम्स। यही तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कौन सा, शुगर। शुगर पहले खत्म होगा, शुगर पहले खत्म होगा तो उसके अकॉर्डिंग तुम सिरप बनाओ। ये पहले किया था हम लोगों ने, है ना। ओके तो देखो ये सिरप कर दिया था। अब मैंने दिया एक इक्वेशन, a + 2b + 3c गिव्स आउट 4d। अब इसका a का मोल ले लो कुछ तो 2 मोल, इसका 3 मोल, इसका 5 मोल, ये 0 था। तो विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करना है तुम्हें, ये t = 0 पे ये है, ये कंडीशन आएगा। मान लो t = 0 पे, तो t = t पे क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे करना है, 2/1 3/2 5/3, यही था ना। 2/1 3/2 5/3। तो सबसे कम टाइम कौन सा यूज हुआ, 5/3 मतलब 1.66, ये 1.5 और ये 2। तो लिस्ट नंबर ऑफ टाइम ये यूज होगा, है ना। सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा सा। लिस्ट नंबर ऑफ टाइम कौन सा यूज होगा, ये। सो 1.5 बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। और ये एंटायर कैलकुलेशन जो तुम्हें करना है, इसको रफ में करना है, रफ पे, सामने मत करना, और इन माइंड, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली क्वेश्चंस कहां से स्टार्ट करना होगा तुम्हें, a + 2b + 3c गिव्स आउट 4d। a का हो गया 2, b का हो गया 3, इसका 5, ये 0 है। कब, टाइम t = 0। टाइम t = 0 रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम t = t जब रिएक्शन हो गया तब क्या होगा। अब क्या करना है इसको, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट आ गया था हम लोग का, b। तो b इन ड्यू कोर्स 0 हो जाएगा, b गायब हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब वो टिक मार कर क्रॉस करना बंद करो। क्लियर, b हो गया, b 0 हो गया। तो हम लोग को किसका हो चाहिए मोल, d का चाहिए ना, मतलब b पहले खत्म हो गया। तो जब b खत्म हो गया, जाते जाते कितना मोल a को हैम्पर कर गया, कितना मोल c को हैम्पर कर गया, और उससे कितना डी फॉर्म हो गया। तो जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अब यही रेशियो इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 वाला, इसी से सब कैलकुलेट करना है। चला गया क्या, अच्छा ठीक है। तो ये था 2a हो क्यों रहा है ऐसे, 2a + 3b + 4c 5d, ऐसा कोई क्वेश्चन है। इसका दे दिया 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, और ये 0 था, t = 0 पे ये कंडीशन है। तो t = t पे क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन सा हो गया, 4/3 1.33, 5/4 कितना हो गया 1.25, और 3/2 1.55, तो 5/4 इज लिमिटिंग है ना।
ये 0 हो जाएगा, कौन सा C 0 हो जाएगा। इससे तुम्हें बाकी निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना आ जाएगा 3, पहले से था, माइनस कितना रिएक्ट कर गया 2/4। यही रेशियो मैंने बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट यही रेशियो। 4 मोल ऑफ C 2 मोल ऑफ A से रिएक्ट कर रहा था, 5 मोल ऑफ C विल रिएक्ट विद 2/4 into 5। ये कैलकुलेशन समझना है, लिमिटिंग रिएजेंट है। B का कितना बच जाएगा, 4 मोल पहले था, C 0 होते होते कितना मोल से रिएक्ट कर गया, 4 मोल ऑफ C रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ B, so 1 मोल रिएक्ट्स विद 3/4 into 5। ये होगा ना 4 माइनस 3/4 into 5। अब ये कितना बच जाएगा, इतना मोल। और D का कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D की बात करें तो भी लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू ही 5/4 उसका कोएफिशिएंट बाय लिमिटिंग रिएजेंट का कोएफिशिएंट इनटू दिस, इसका मोल। तो गाइडलाइंस क्या था हम लोग के लिए, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन कैलकुलेट करो सबका, गिवन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। गाइडलाइंस की बात करें, पहला कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, देन थर्ड पे लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करो, देन फोर्थ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दूं मैं, 1 ग्राम NH3 प्लस 2 ग्राम O2 reacts to form NO, so MNO form is equal to what? तो इतना तो मालूम चल गया, चौथा प्रोडक्ट गेस कर लोगे किसका है, NH3 1 ग्राम है। हाँ, सब कुछ लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में। अब सोचो कि तुम्हारे घर में वाटर आता है, शुगर है और टी है। मान लो चाय बनाना है तुम्हारे पास, तो चाय पत्ती, मान लो शुगर कम है तुम्हारे पास, शुगर कुछ 100 ग्राम ही बचा हुआ है। तो कोई पूछे कितना ग्राम पानी यूज हुआ, तो जितना शुगर था उसी के अकॉर्डिंग चाय बन पाया ना। कितना टी यूज हुआ, तो जितना शुगर, जाते जाते शुगर डालते गए, टी डालते गए, जब शुगर ओवर हो गया तो चाय बननी बंद हो गई। तो जितना शुगर यूज हुआ उसी के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा चाय डैमेज हुआ ना, मतलब बाकी चाय बच जाएगा। और उसी के अनुसार टी बना, मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के अनुसार सब कुछ होगा। मान लो तुम बाइसाइकिल असेंबल करते हो, तुम्हारे पास टायर बस 100 टायर है, हैंडल बहुत सारा है, सीट बहुत सारा है, सब कुछ बहुत है, बट टायर तुम्हारे पास 100 है, तो 2 टायर डालोगे तो एक बाइसाइकिल बनेगी। तो 100 टायर मतलब 50 बाइसाइकिल ही यूज होगा ना। तो बाकी सब जो यूज होगा अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, अकॉर्डिंग टू टायर ही यूज हुआ ना, टायर जितना वो यूज हुआ उसी के रेशियो में बाकी सब यूज होंगे, रेस्ट बच जाएंगे। प्रोडक्ट भी टायर के अकॉर्डिंग होगा। इसे कैलकुलेट करो थोड़ा। डी इज लिमिटिंग रिएजेंट, डी के नीचे, डी नहीं सी के नीचे 0 कर दो, डी बाद में मैंने लिखा, सी इज लिमिटिंग रिएजेंट, सी पहले खत्म हो जाएगा क्योंकि वो 5/4 1.25 टाइम ही यूज होगा, जबकि बी 4/3 मतलब 1.33 टाइम्स यूज हुआ, और ए 3/2 1.5 टाइम यूज होगा। तो जो सबसे कम टाइम यूज होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, वो पहले ओवर होगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर है ना कि डाउट है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग करो। लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग कैसे करोगे, 4 मोल ऑफ सी से 5 मोल ऑफ डी बनता है।
सो 1 मोल ऑफ सी से 5/4 मोल ऑफ डी बनेगा, सो 5 मोल ऑफ सी से। NH3 वाला क्वेश्चन बोल रहे तुम लोग, ओके। देखो इसे, जैसे लिमिटिंग एजेंट के क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं, 17 से आगे वो सब करोगे। देखो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स, हाँ कुछ लोगों ने तो किया 1.5 ग्राम NO वगैरह है ना, बताता हूँ। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 एन NH3 कितना हो गया, 1 ग्राम था, 1/17 मोल, 1/17 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 2 ग्राम था, बाई मोलर मास 2/32 मोल, 1/16। तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट अभी नहीं मालूम चला, अभी तो बस मोल आया भाई, कोएफिशिएंट भी तो करना होगा। तो तुम बैलेंस करोगे तो 4NH3 + 5O2 गिव्स आउट 4NO प्लस H2O कितना आ जाएगा, 20 12 6H2O, राइट, 6H2O, H2O बैलेंस है ना, अभी देख लो एक बार। हाँ ठीक है, NH3 का मोल लिखो, कितना होगा, टाइम t = 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तब कंडीशन था कि ये 1/17 मोल है, O2 कितना है, 1/16 मोल है, NO 0 था, H2O भी 0 था। जब रिएक्शन हो गया टाइम t = t, मतलब 1 घंटे के बाद आओ, तो कौन सा ओवर हो जाएगा, बिल्कुल जीरो कौन सा हो जाएगा, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। यस ऑक्सीजन, NH3 कई लोग आंसर दे रहे हैं, मैंने बोला था ना यही स्टेप प्रॉब्लम जाएगा। हम लोग का इससे क्या गलती हो गई नहीं, जो मोल्स कम दिख रहा है उसी को लिमिटिंग एजेंट कर देंगे, वो रॉन्ग होगा। नंबर ऑफ मोल्स जिसका कम है वो लिमिटिंग एजेंट नहीं है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट भी। मोलर मास से डिवाइड क्यों किया, वो ग्राम था, 1 ग्राम था, सबका मोल्स है। गाइडलाइंस क्या है कि सबका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। अब हम लोग थर्ड स्टेप कर रहे हैं, सबका कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है वो कैसे फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। तो 1/16/5 1/80 हो गया, और 1/17/4 1/68 हो गया। तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, 1/60/5 1/80, यही लोअर है ना, तो ऑक्सीजन जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 मोल, ये खत्म हो जाएगा। 1 घंटे के बाद आओ तो ऑक्सीजन गायब हो चुका। बट ऑक्सीजन जाते जाते NH3 के कितने मोल से रिएक्ट कर रहेगा, 1/17 तो पहले से था, किस रेशियो में रिएक्ट करता है, 4/5। 5 mole of oxygen reacts with 4 mole of NH3, so 1 mole of oxygen reacts with 4/5 mole of NH3, so 1/16 mole, इतना। अब NH3 का मोल पूछता है कि कितना बच गया मोल, तो 1/17 इंटू 4 ये कितना हो गया, 80 इंटू 17 ग्राम, ये। बट हम लोग को अभी पूछा किसका, NO का। NO का क्या होगा रेशियो, 4/5। 5 मोल O2 रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ NO। ऑक्सीजन ही सबसे, ऑक्सीजन के थ्रू ही सब कुछ होगा अब, लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू। So 1 mole reacts with 4/5, so 1/16, 1/4/5 into इतना मोल, ये होगा 4/5 into 1/16 into 14 + 16 30 ग्राम। ओके, एक और, ये कौन सा किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 19 किया। उसका मास चाहिए, तो मान लो NH3 पूछा कितना मास आएगा, पूछे कि मास ऑफ, ये पूछ दे कि मास ऑफ H2O कितना फॉर्म हुआ, तब क्या करोगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के अनुसार फॉर्म होगा।
तो H2O का कोएफिशिएंट 6 बाय लिमिटिंग रेजेंट का कोएफिशिएंट 5 इनटू 1/16 मोल, इतना ही मोल फॉर्म होगा ना H2O का। तो 6/5 इंटू 1/16 इंटू H2O के लिए 18 ग्राम मोलर मास, NO के लिए 30 था। ये एक क्वेश्चन अच्छे से कई बार सॉल्व करना कि एकदम लर्न हो जाए, तो प्रोसेस लर्न हो जाएगा तुम्हें। एक बार प्रोसेस लर्न हो गया ना तो हो जाएगा फिर। क्लियर? जैसे कि एक और क्वेश्चन करें। MFE obtained when 5 gram Fe2O3 reacts with 1 gram of carbon monoxide। इक्वेशन क्या हो गया, Fe2O3 CO से रिएक्ट किया और बना क्या, Fe ना, तो बनेगा क्या प्लस CO2 ना। बैलेंस करना तुम्हारा काम है, बैलेंस भी कर ही देता हूँ, ठीक है। Fe2O3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3CO 2Fe 3CO2 हो गया ना बैलेंस। ट्राई करो थोड़ा, ये दो क्वेश्चन लर्न कर लेना, प्रीवियस और ये इतने बार सॉल्व करो कि लर्न हो जाए। लिमिटिंग रेंज का एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा फिर। $56 आयरन का एटॉमिक मास। आईआईटी में नहीं याद आया तो एटॉमिक नंबर याद है, ऑलमोस्ट डबल कर दो तो तुम्हें तो अप्रोक्सीमेटली ही चाहिए ना, आ जाता है। एटॉमिक मास नहीं याद है तो एटॉमिक नंबर का डबल करके अप्रोक्सीमेटली यूज कर सकते हो। जैसे सोडियम का 11 है तो एटॉमिक मास 23 नहीं याद आ रहा था, 22 ही यूज करो, चल जाएगा वो। $1.33 ये सार्थक का आंसर। और विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड है, राइट। ओके, कितने लोगों का सीओ है, तो शायद सीओ ही होगा, देखने दो मुझे। Fe2O3 का कितना हो गया, NFe2O3 नंबर ऑफ मोल्स 5 बाई इसका मोलर मास आता है 160, 1/32 मोल। आयरन का 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 160। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO हो गया 1/28 मोल। तो केवल यही देख के लिमिटिंग रेजेंट नहीं कर देना, गलती यही होगी कि Fe2O3 को लिमिटिंग मान लोगे। कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है तो कोएफिशिएंट से थोड़ा डिवाइड करो तो मालूम चलेगा कौन सा है। बाई कोएफिशिएंट तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा ना, ये था 1/32, ये हो गया 1/28, ये 0 था। कब, टाइम टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू t पे आएंगे तो CO गायब हो चुका है। CO कितना हो गया है 0। Fe कितना बनेगा 2/3, ये रेशियो 2/3 होगा ना, इंटू 1/28 इंटू 56 ग्राम, हाँ 4/33, 1.33 ग्राम। कोई पूछे कि Fe2O3 कितना बच गया तो कैसे करेंगे, Fe2O3 का 1/32 था
जाने से पहले कितना रिएक्ट कर गया, 1, इसका कोफिशिएंट 1 ही है ना, बाय लिमिटिंग रिएजेंट 3 into 1/28 मोल। जहां तक मेरा डेटा, ये दो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा होगा, केवल 20% लोगों को क्लियर हुआ होगा, 80% लोगों को उतना क्लियर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ सीओ कैसे आया, लिमिटिंग रिएजेंट ना, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए एक ही कंसेप्ट है, नंबर ऑफ मोल्स बाय कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1/28 बाई कोएफिशिएंट 3, 1/84 हो गया, और Fe2O3 1/32/1। तो लोअर कौन सा है, 1/28/3 मतलब 1/84 लोअर है ना, तो वही लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है। तो ये दो क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लो, सब हो जाएंगे। तो स्टेप्स याद करो, पहले सबका मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल्स के लिए तुम्हें या तो मास दिया होगा या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम एट एसटीपी, एन एम और वी, नंबर ऑफ मोल्स दोनों का निकाल दो, बाई कोएफिशिएंट करो, तो जो लोअर आए वो लिमिटिंग रेजेंट है, उसके थ्रू अदर का ये कैलकुलेट करो। ये सब प्रोसेस माइंड में बैठा लो। ये दोनों सेम क्वेश्चन मैं आपसे अगले साल देता हूं, देखना सबका आंसर रॉन्ग आएगा पूरे बैच में। ये हर साल मैं बोलता हूँ और हर बार रॉन्ग आता है। बट भाई कोएफिशिएंट क्यों करेंगे, ये इसके लिए फिर तुम्हें जाना पड़ेगा बेसिक कंसेप्ट पे। बेसिक कंसेप्ट फिर से एक बार याद दिला दूं। मैंने बोला था सिंपल, इसी के लिए बोला था कि 1 ग्लास वाटर लो, बहुत सिंपल एग्जांपल है बट कंसेप्ट क्लियर कर देता है। 2 टीस्पून शुगर, और जो गेस्ट आ गया उसको 1 ग्लास सिरप बना दो। अब तुम्हें मैं 10 ग्लास वाटर दे जाऊं, 16 टीस्पून शुगर दे जाऊं, तो कितना ग्लास सिरप बना पाओगे तुम? जितना पानी है उतना सिरप बनेगा, या जितना शुगर है उतना सिरप बनेगा? तो रेशियो देखो, वाटर तुम्हारा 10 ग्लास वाटर है, एक बार में 1 ग्लास वाटर यूज हो रहा है। शुगर कितना हो रहा है? हाँ, दो चम्मच यूज करो, मतलब 8 टाइम्स यूज होगा ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट के कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, 10/1 टाइम्स, और ये कितना ही होगा 16/2, 8 टाइम्स ही यूज हुआ। तो कौन सा पहले खत्म हुआ? यही हुआ ना लिमिटिंग रिएजेंट। शुगर तुम बोलोगे लिमिटेड अमाउंट में है भाई, 8 बार यूज किया तो खत्म हो गया, यही बोलोगे ना। और वाटर बोलोगे कि एक्सेस हो, बच जाएगा। क्लियर हुआ? तो जब तुम्हें पूछा जाए कितना सिरप बना, तो शुगर के अकॉर्डिंग है ना, शुगर ही कम है ना तुम्हारा। यदि तुम्हें घर पे सिरप बनाना है, तो जितना शुगर है उतना ही सिरप बनाओगे ना, कि जितना वाटर है उतना सिरप बनेगा। वाटर तो एक्सेस है तुम्हारे पास, लार्ज एक्सेस है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तुम बोलोगे अरे चीनी ही कम पड़ता है, वही खरीदते हो ना जाकर शॉप से, उसी के अकॉर्डिंग सिरप बनोगे, और जितना सिरप बनेगा उतना ही वाटर यूज होगा। हाँ, तो केमिकल इक्वेशन जैसे हो गया, अब इसको, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, A + 2B गिव्स आउट 3C। अब A का मोल दे दिया मैंने 10 मोल, और B का दे दिया 16 मोल, और ये 0 था। अब T = T पे पूछा क्या होगा, तो कौन सा लिमिटिंग रेजेंट है? अब तुम बोल दोगे ये लिमिटिंग रेजेंट है क्योंकि कम है। नहीं, रेशियो देखो, ए का 1 मोल जाएगा तो जाते जाते 2 मोल बी को डैमेज कर गया वो। तो बी कितना बार यूज होगा, तुम्हें 8 टाइम्स ही यूज होगा। एक बार में 2-2 मोल बी यूज हो रहा है, तुम्हारे पास 16 मोल जरूर था, देखने में लग रहा है अरे 16 मोल है बहुत है मेरे पास, मगर 16/2 8 टाइम्स ही यूज होगा। और ए कितना टाइम यूज हुआ, 10/1 10 टाइम्स। तो लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है, कौन सा पहले खत्म होगा? हाँ, अभी क्लियर हुआ कैसे? जिसका भी डाउट था अभी क्लियर हुआ, सोचो, नहीं तो फिर से बताता हूँ।
हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट में देखना तुम यही स्टेप मिस कर जाओगे, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। हाँ, व्हाई नीड टू सब्सट्रैक्ट, है ना। अब कोई पूछे कितना ग्लास पानी बच गया, तो तुम 2 टीस्पून शुगर डाल रहे थे 1 ग्लास पानी में, तो 16 टीस्पून शुगर के लिए कितना ग्लास यूज हुआ, वाटर कितना यूज हुआ, 2-2 चम्मच डाल के 1 ग्लास पानी में डाल रहे थे, तो 16 टीस्पून के लिए तुम्हें 8 ग्लास वाटर यूज हुआ, तो बचा कितना, 2 ग्लास ना। कोई पूछे कितना ग्लास वाटर बच गया, तो 2 ग्लास वाटर विल बी रिमेनिंग। कितना सिरप बन गया, 8 ग्लास सिरप बन गया। उसी तरह इसका भी कितना हो जाएगा, ए का जो पूछा है कि कितना बच गया, तो 10 था, और बी कितना मोल डैमेज कर गया, बी कितना मोल डैमेज कर जाएगा, सी का तो ये 10 माइनस 10 माइनस, जाने से पहले कितना डैमेज कर गया, 1/2 इंटू 16। यही मैंने बोला कि ये समझना जो रही है, 2 मोल ए रिमेनिंग है। बी 0 हो चुका है, बी कितना है, 0। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म कितना होगा, तो 2 मोल बी से 3 मोल सी, तो 1 से 3/2, सो 16 मोल। क्लियर हुआ अभी। क्यों सब्ट्रैक्ट करना क्लियर हुआ, देखो बी का 2 मोल 1 मोल ए से ए रिएक्ट करता है, तो 16 मोल ऑफ बी विल रिएक्ट विद 8 मोल ऑफ ए। ए तो बच गया ना, कितना बच गया, 10 मोल पहले से था, 8 मोल रिएक्ट कर गया था, 2 मोल बच गया रिमेनिंग। और सी मोल फॉर्म कितना होगा, 2 मोल ऑफ बी से 3 मोल ऑफ सी, तो 1 मोल से 3/2। तो जब 16 मोल बी यूज हुआ तो कितना सी फॉर्म होगा, 3/2 इंटू 16। ये रेशियो समझना ही केमिकल इक्वेशन है। सबको क्लियर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ 19। वही जब कोई एक ओवर हो गया उसके बाद तो रिएक्शन ही ओवर हो जाएगा ना, वही क्वेश्चन कराया मैंने। एनओ बनते जाएगा तब तक बनेगा जब तक कोई जीरो नहीं हो जाता दूसरा, तो वही मैक्सिमम वेट ऑफ एनओ। अभी इसमें कितने क्वेश्चंस कर लोगे, 51 है ना, नहीं आगे तक है, बहुत सारे 70 क्वेश्चन है। डे आफ्टर टुमारो माई लेक्चर इज देयर ना, कब है, सैटरडे है शायद। एनफ टाइम है कि तुम पूरा कर सकते हो जाएगा ना पूरा। 3 ही पार्ट है इसमें बेसिक कंसेप्ट में, बाकी सब छोटे मोटे कंसेप्ट वो सब का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन जो आएगा या तो मोल कंसेप्ट या केमिकल इक्वेशन या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना, मोलारिटी मोलालिटी ये सब। दोनों पीडीएफ कंप्लीट कर लो। हाँ, मोल कंसेप्ट मतलब पूरा बेसिक केमिस्ट्री, ये पूरा जो टेस्ट में आएगा ये दोनों तो आएगा ही, प्लस एक्स्ट्रा जो एक और सेशन जाएगा मेरा 2 सेशन, उसमें जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी आएगा। इसमें बहुत तुम्हें इरिटेटिंग लगेगा सॉल्व करने में, पहले तक आदत नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, अचानक सॉल्व करना पड़ रहा है ना। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, यदि तुम क्वेश्चन इसमें कुछ भी कर रहे हो, 20% भी कर ले रहे हो, तो बी हैप्पी तुम्हें समझ में आया। क्योंकि कई चीजें डाउट रहती हैं, रिएक्शन क्या होगा, ये कैसे हो रहा है, कई स्टेप्स मिस होते हैं, बट बाय द टाइम जब तुम इसको 10 बार सॉल्व करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। 3/2 इंटू 16 कैसे होगा, किसका, हाँ 2 मोल ऑफ बी से, देखो 2 मोल ऑफ बी रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ सी, एक रेशियो है 2 मोल ऑफ बी 3 मोल ऑफ सी से रिएक्ट करता है। सो 1 मोल ऑफ बी विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ बी से कितना फॉर्म होगा, सॉरी 2 मोल ऑफ बी से 3 मोल सी फॉर्म होता है, तो 1 मोल ऑफ बी से 3/2 मोल ऑफ सी फॉर्म होगा, तो 16 मोल से कितना होगा, 3/2 इंटू 16। या इसको तुम एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2/16 तो 3/वॉट। क्लियर हुआ ना, या 2/3 तो 16/वॉट। या फिर उससे भी नहीं क्लियर हो तो रेशियो ले लो, इसको x मान लो, c के नीचे x मान लो, 2/16 इक्वल टू 3/x। इतना ही आ रहा है ना। हाँ वल्लभ बताओ क्या डाउट है, हाँ बोलो।
क्या डाउट है? और आप मोल कॉन्सेप्ट में से 13 क्वेश्चन कर सकते हो। मोल कंसेप्ट का 13 वो मैं बताऊंगा, एक बार डाउट फिर से अटेम्प्ट करो। कई बार जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं ना, बाद में देखोगे कि हो जा रहे हैं। सर करने को मैं सब करूंगा, ओके? वो सारे क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, बट तुम्हें अटेम्प्ट बार बार करते रहना है। जो हो गए वो भी ठीक, जो नहीं हुए वो भी अटेम्प्ट करते रहना है। टेस्ट तो मई में है ना, फर्स्ट वीक में ना? ओके, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरा सेशन 2 आवर्स का ही रहेगा, नेक्स्ट सेशन भी। मोलैरिटी मोलैलिटी वो सब बाद में आएगा। स्टेप्स नहीं चाहिए तुम्हें, बस टिक करना है आंसर। ऑप्शन दिया रहेगा एबीसीडी, तुम्हें ओएमआर शीट आएगा, उसमें टिक करके भेजना है कि ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है, जो भी है। तुम अपने पास जितना रफ में करना करो। हाँ, ऑनलाइन ही होना चाहिए। अभी कहाँ मिलोगे, सब ऑनलाइन ही चलेगा। चलो, क्लियर हो गया आज का सेशन? कितना परसेंट समझ में आया? ओके, वेरी गुड। तो क्लासरूम में कभी भी 30-40% ही समझ में आता है। वैसे सब तो लिख रहे हो 90-95%, 100%। मगर एक बार जब घर पे पढ़ोगे तो क्लियर होगा। ये मैंने पढ़ाया, तुम्हें अपना कंसेप्ट क्लियर करना है घर पे बैठ के, एक एक स्टेप सोच के। लिमिटिंग रेंज तो बार बार करना होगा। एकदम दिमाग में सोचो, उसका पिक्चोरियल व्यू बनाओ, तब जाके क्लियर होगा। ओके, इसमें अलग अलग हेडिंग करके दिया इन लोगों ने, रिएक्शन इन सक्सेशन, परसेंटेज प्योरिटी एंड एनालिसिस ऑफ मिक्सचर। वो सब की जरूरत नहीं है, हेडिंग मत पढ़ो, बस क्वेश्चंस करो। जितना कंसेप्ट बताया इस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। ओके, ओके, चलो, बाय बाय।